यूक्रेन और नीदरलैंड ने आज के दिन सिक्योरिटी गारंटी डील को साइन कर दिया है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे, इन्होंने सिक्योरिटी गारंटी डील को फ्राइडे के दिन साइन किया और खार्किव में दोनों की मीटिंग हुई थी। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है उसके तहत नीदरलैंड यूक्रेन को 2 बिलियन यूरो की सैनिक सहायता देगा और इसके अलावा अगले 10 साल तक नीदरलैंड यूक्रेन को डिफेंस असिस्टेंस देगा। जेलेंस्की ने मार्क रूटे का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट के तहत नीदरलैंड यूक्रेन को ईयू मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट देगा और साथ में नेटो मेंबरशिप के लिए भी यूक्रेन का सपोर्ट करेगा नीदरलैंड। अभी इससे पहले जो इसी तरह की सिक्योरिटी डील यूक्रेन ने ब्रिटेन के साथ करी है, इसके अलावा उसने कनाडा और फ्रांस के साथ भी की है। तो उसी के कड़ी में आज नीदरलैंड भी शामिल हो चुका है। इनकी कोशिश ये है कि इस समय जो यूक्रेन की लड़ाई है उसमें यूक्रेन को ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग दे। उसके तहत ये यूक्रेन को मिलिट्री हेल्प भी दे रहे और साथ में जो नेटो मेंबरशिप के लिए ये यूक्रेन के पक्ष में खड़े हो रखे हैं। और जब तक यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं बन जाता तब तक ये यूक्रेन का सिक्योरिटी का जो ज़रूरत है उनको ये पूरी कर रही है ये देश मिलके। पोलैंड के जो फार्मर है उन्होंने लिथुआनिया की बॉर्डर के सामने प्रोटेस्ट किया था फ्राइडे के दिन। फार्मर यूरोप के जो इधर की तरफ है वो कई हफ्तों से प्रोटेस्ट कर रहे हो और वो उनका प्रोटेस्ट एक तो यूक्रेन का जो अनाज के कारण उनको नुकसान सहना पड़ रहा है, दूसरा वो ईयू के जो रेगुलेशन हो रखे पिछले दिनों में जो साइन हुए थे रेगुलेशन जिसके तहत क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए थे किसानों के सब्सिडी के ऊपर। और इसके अलावा राइजिंग कॉस्ट जो किसान के जो खर्चे वो बढ़ता जा रहा है, तो उसी के तहत वो ये सब चीज़ों से उनको उसके खिलाफ होकर ये प्रोटेस्ट जगह जगह में कर रहे हैं। ईयू ने कोटा ड्यूटीज यूक्रेन के ऊपर जो थी पहले 2022 से पहले उसको हटा दिया था। उसके 2022 के बाद यूक्रेन की जो अनाज है यूरोप में बिना किसी ड्यूटीज के वो अंदर जा रही है, जिसके कारण जो पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया इनकी जो किसान है वो काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि जो 2022 से पहले पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया के जो अनाज थे वो यूरोप के देशों में जाते थे और इन देशों को काफ़ी अच्छा आमदनी हो जाती थी। लेकिन जब से यूक्रेन का अनाज आने लग गया तब से इन तीनों देशों का जो अनाज है अब वो उतना कम्पिटिटिव नहीं रहा है। तो इसी वजह से इन तीन देशों में ज़्यादातर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पोलैंड के जो फार्मर है उन्होंने आर्ग्यू किया है कि कुछ यूक्रेन के जो ग्रेन है वो लिथुआनिया के रास्ते से भी दूसरे देशों तक पहुँचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आज का प्रोटेस्ट हुआ है वो इसीलिए हमने लिथुआनिया की बॉर्डर के सामने किया है। जो इस प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर है करोर पेरेस्केस्की, उन्होंने ट्विटर के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि ये लिथुआनिया और लैटविया से ये अनाज आ रहा है, डॉक्यूमेंट को चेंज किया जा रहा है और इस दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये जो अनाज है ये लिथुआनिया और लैटविया से निकल के आ रहा है, जबकि असल में ये यूक्रेन का अनाज है। लिथुआनिया के ऑफिसर ने डिनाई किया ये एक्यूजेशन को। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हो वो गलत फहमी में आके उन्होंने ये बात कर रहे हो और उन्होंने कहा ऐसे करके एस्केलेशन हो सकती है, प्रॉब्लम लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लिथुआनिया के बॉर्डर के सामने इस समय ब्लॉकेडिंग लग गई तो लिथुआनिया और पोलैंड के संबंध बिगड़ सकते हैं इसके कारण। एलेक्सी नावल्नी का आज फ्यूनरल था और उसको लगभग 2.5 लाख लोगों ने यूट्यूब चैनल में पब्लिश जो हुआ था फ्यूनरल, उसमें उन्होंने अभी तक देख लिया है। मैसेजेस तरह तरह के उनके लिए आ रहे हैं जिसमें सैडनेस, कई लोग अपना दुख का जाहिर कर रहे हैं, कई लोग अपनी जो डिफेंस दिखा रहे हो यानी कि वो एलेक्सी नावल्नी को सल्यूट कर रहे हैं। तो एलेक्सी नावल्नी के जो टॉप उनके सहयोगी हैं उन्होंने रसिया के बाहर वो जगह जगह में फैले हुए और वो एलेक्सी नावल्नी का जो मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंचा रहे। और इसी के तहत उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया था आज एलेक्सी नावल्नी का जो फ्यूनरल था। एलेक्सी नावल्नी की जो मौत थी वो 16 फरवरी को हुई थी। उनकी जो मौत अभी तक रहस्य का एक विषय है कि आखिरकार उनके मौत की वजह क्या थी। रसिया की जो सरकार है वो कह रही है कि उनके जो मौत है वो नेचुरल काउजेज से हुई है, हालांकि उसमें कई देश उसके ऊपर अभी सवाल उठा रहे। तो आज उनका फ्यूनरल हुआ था और उनका जो फ्यूनरल हुआ था तो वो फ्यूनरल उनका मॉस्को में हुआ था। दिन के 2 बजे उनको चर्च में उनका मेमोरियल सर्विस हुई थी। उसके बाद उनको उनका दफनाने के लिए उनको ले जाया गया 4 बजे के टाइम पर
और उसके बाद उनको दफना दिया गया था। तो ये जो उनका फ्यूनरल था आज काफ़ी ये चर्चा का विषय था। हालांकि रसिया में इसको ब्लॉकेट कर रखा था, इसका जो फ्यूनरल था उसके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग करने में मनाही कर रखी थी। इसके बावजूद लोगों ने वहाँ पर उनका प्रति सपोर्ट दिखाया और कई लोग पहुँच गए थे फ्यूनरल देखने के लिए। हज़ारों लोगों की संख्या वहाँ पर पहुँच गई थी और रसिया ने जो बैरिकेटिंग यहाँ पर कर रखी थी ताकि लोग कम से कम पहुँचे, और साथ में अगर कोई लोग यहाँ पर दंगा फसाद करने की कोशिश करे तो उसके लिए भी रसिया ने यहाँ पर राइट पुलिस लगा रखी थी। तो ये जो फ्यूनरल था ये एक बताता है कि एलेक्सी नावाल्नी को सप्रेस करने के बावजूद लोगों में उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी अभी तक है। तो जो एलेक्सी नावाल्नी को देखने के लिए, उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए कई लोग आए थे, और इसके अलावा जो यूएस, फ्रांस और जर्मनी के जो एम्बेसडर थे वो भी पहुंचे थे चर्च में। और इसके अलावा जो एलेक्सी नावाल्नी की माता पिता वो भी आए थे। एलेक्सी नावाल्नी की वाइफ नहीं पहुंची थी यहाँ पर। तो ये जो एलेक्सी नावाल्नी का फ्यूनरल आज के दिन कंप्लीट हो गया है, इसके ऊपर भी काफ़ी अभी सवाल उठ रहे थे कि फ्यूनरल कब होगा, कहाँ होगा, क्योंकि रसिया की जो सरकार है वो फ्यूनरल को रोक रही थी कई दिनों से। तो इसको आखिरकार आज के फ्राइडे के दिन हो गया है। खबर आई है रॉयटर्स की तरफ से कि रसिया तैयार हो गया है। जो एरोप्लेन में यूक्रेन के जितने प्रिजनर ऑफ मारे गए थे कुछ एक महीने पहले, तो उनकी डेड बॉडी रसिया यूक्रेन को सौंपने के लिए तैयार हो चुका है। और एक प्लेन था IL-76 प्लेन, उसमें 74 लोग मौजूद थे जब उस प्लेन में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 65 लोग यूक्रेन के सोल्जर्स थे, प्रिजनर ऑफ वार। ये जो प्लेन था ये यूक्रेन की तरफ आ रहा था, और ये इसमें यूक्रेन के उस समय जो एक्सचेंज हो रहा था प्रिजनरों का, तो उसी के तहत ये प्रिजनर को यूक्रेन को सौंपा जाना था। लेकिन उससे पहले इसमें यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है यूक्रेन ने एक मिसाइल फायर किया था, जिसके कारण ये प्लेन ब्लास्ट हो गया और सभी 74 लोग जो इस प्लेन में थे सबकी मौत हो गई। तो यूक्रेन ने अभी तक इसको कंफर्म, ना तो उसने कंफर्म किया है ना उसने डिनाई किया है कि उसने प्लेन को शॉट डाउन किया है। और एक महीने से ज़्यादा पुरानी बात हो गई है, तब से लेकर अभी तक रसिया ने इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करी है। और एंड्रिया यूसोव ये स्पोक पर्सन है यूक्रेन GR मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के। इन्होंने रॉयटर्स के साथ बातचीत में कहा है कि यूक्रेन ने लगातार वो कहता रहा कि जो ये डेड बॉडीज है ये डेड बॉडीज यूक्रेन को मिलनी चाहिए। और यूक्रेन के जो ह्यूमन राइट कमिश्नर है दिमित्रो लुबिनेट, उन्होंने भी इस बात को रेटिरेट किया है कि यूक्रेन ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चाहता है, ताकि जो क्रैश हुआ है इसके बारे में सभी को पता लग सके कि वजह क्या है। अभी तक रसिया ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो खुद उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें बाहर के कोई भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट को आने की अनुमति नहीं दी थी। यूक्रेन ने फरवरी के महीने में रिकॉर्ड लेबर का एक्सपोर्ट किया है ब्लैक सी के रास्ते से। यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट था वो 8 मिलियन टन्स का उसने इस महीने एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से 5.2 मिलियन टन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शामिल है। ये आंकड़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओलेक्जेंडर कुबराकोव ने दिया है फ्राइडे के दिन। और ये एक्सपोर्ट इंडिकेटर, ये यूक्रेन कॉरिडोर जो निकला हुआ यहाँ से ब्लैक सी के रास्ते से, वो वहाँ पर तमाम तरह की समस्याओं को झेलते हुए यूक्रेन ने ये एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि रसिया का जो नेवी है वो यहाँ पर लगातार आक्रमण करती रहती है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने ब्लैक सी के रास्ते से कॉरिडोर जो उसने निकाला है उसको सुरक्षित करा हुआ है उसने, और वहाँ से वो ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है बड़ी मात्रा में। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है लैवरोव, वो तुर्की में पहुंच गए। तुर्की में उन्होंने एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति उनके साथ उन्होंने बातचीत करनी है। लैवरोव एनुअल डिप्लोमेटिक फोरम में वो पहुंचेंगे, वहाँ पर एंटालिया जो जगह तुर्की में वहाँ पर वो शामिल होंगे, और उन्होंने वहाँ पर रिसेप तैयब एर्दोगान के साथ बातचीत करनी है। इसके अलावा तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है हकान फिदान, उनके साथ भी वो बातचीत करेंगे। तो ये जो रसिया यूक्रेन वार इस समय ये मुख्य विषय रहेगा जो बातचीत होगी यूक्रेन और रसिया में, जो इस समय लड़ाई को लेकर इनके बीच में बातचीत होगी। जब से रसिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन का फरवरी 2022 के बाद से जो तुर्की है वो केयरफुली उसने रिलेशन दोनों के साथ बनाए हुए। तुर्की हंगरी के साथ एक मिलके हुए उसने रसिया के साथ तो बातचीत कर रहा है। ये नेटो के मेंबर है दोनों, तुर्की और हंगरी। तो ये दो देश ये अकेले नेटो के जो कि अभी तक इन्होंने रसिया के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाया हुआ है।
और जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो तुर्की यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में है। उसका जो कंट्री है तुर्की, वो ब्लैक सी के रास्ते में पड़ता है एक तो, और दूसरा तुर्की को यहाँ पर बहुत ही ऐसी पोजीशन में हो कि अगर वो चाहे तो यहाँ पर मध्यस्थता करा सकता है वो रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो इसी को देखते हुए पीस टॉक की बात भी चल रही है कि हो सकता है जो अर्दोगान लैवरोव के सामने वो पीस टॉक की बातचीत करे। एर्दोगान ने वेडनेसडे के दिन कहा था कि वो चाहते हैं कि वो 2022 का जो पीस एफर्ट है जो तुर्की ने दिया था उसके ऊपर दोबारा से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने वेडनेसडे के दिन एर्दोगान ने कहा था साउथ ईस्ट यूरोपियन लीडर का समिट के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम रेडी है इस्टेब्लिश करने के लिए निगोशिएशन टेबल में, ताकि जो दोनों पक्ष है यूक्रेन और रसिया उसको निगोशिएशन टेबल में उनके बीच में कुछ समझौता कराया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कोशिश उनकी रहेगी इस मीटिंग में लेवरोव के साथ कि कुछ इस बात में वो चर्चा करें। इसके अलावा जो तुर्की के लीडर है उन्होंने ब्लैक सी शिपिंग को लेकर भी मैकेनिज्म की बात की है। उन्होंने कहा है कि हमको इस एग्रीमेंट करना चाहिए जिसके तहत गारंटी हो सके कि जो ब्लैक सी का इलाका है वहाँ पर नेविगेशन को सुरक्षित किया जा सके, कोई जो कमर्शियल वेसल है उनको उनके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला उनके ऊपर ना हो। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और कमिटमेंट भी करना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं किया कि वो किस तरह से इस एग्रीमेंट को कराएंगे। तो ब्लैक सी का जो इलाका है वो एक तो इसलिए महत्वपूर्ण पड़ जाता है क्योंकि ये ब्लैक सी का इलाके में 3 मुख्य देश है, एक यूक्रेन, रसिया और तुर्की। तो ये ब्लैक सी का जो रास्ता निकलता है यूरोप की तरफ वो तुर्की के रास्ते से निकलता है। तो तुर्की की एक चॉकिंग पॉइंट तुर्की यहाँ पर बन सकता है अगर रसिया यूक्रेन की लड़ाई इस इलाके में पहुंच जाती है, ब्लैक सी के इलाके में, तुर्की को इसका नुकसान हो सकता है। दूसरा ये भी है कि जो तुर्की है वो ऐसा देश है जो कि रसिया और यूक्रेन दोनों के बीच अभी अच्छे संबंध बना के रखे हुए उसने, और दोनों देश के जो नेता है चाहे वो पुतिन हो या फिर जेलेंस्की हो, दोनों उनका सम्मान करते हैं। तो एक उनका एक अपना रुतबा है एर्दोगान का, और वो हो सकता है कि वो इसमें कुछ अगर वो बातचीत करेंगे तो उनका सम्मान दोनों देश कर सकते हैं।